नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में और कुषाण डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने पहलवास के बारे में देखा था और इसके पहले कई सारे वीडियोज़ एंशिएंट हिस्ट्री के मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए और देख सकते हैं आप पुराने सारे वीडियोज़। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों देखने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में, यानी कुषाणा डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगी कि इसके पहले जब हमने पहलों के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में आपको एक चीज़ बताई थी, जो HSPK, पहले हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलवास आते हैं, फिर कुषाणास आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको याद बताई थी, याद कर अगर आपको याद हो। HSPK यानी सबसे पहले हिंद यमन आए थे, फिर इसके बाद शक आए थे, फिर इसके बाद पहलवास आए थे, फिर कुषाणास। तो आज हम लोग कुषाणास के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहलों के बाद कुषाण आए। यूची एवं तोखरी, यूची नामक व्यक्ति कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक था कुषाण। एक चीज़ एक समझिए कि यूची और तोखरी नामक एक जनजाति थी, उन्हीं में से यूची और जो तोखरी नाम की एक जनजाति थी, उन्हीं में से वो पूरा जो है कबीला था और वो 5 भागों में बढ़ जाता है। उनमें से 5 भागों में जो एक निकलते हैं वो उनका नाम रहता है दोस्तों कुषाणास। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना होती है उसी से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके फाउंडर कहते हैं कौन रहते हैं, संस्थापक कौन रहते हैं। कुजुल कटफिसस रहते हैं। वंश का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों कनिष्क रहता है। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर रहती है। दूसरी कैपिटल इनकी मथुरा रहती है। अब आप दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लें कि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रतापी यानी कुषाण वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक रहता है दोस्तों, उसका नाम रहता है कनिष्क। और उसके पहले अगर बात करें कि इस कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इनकी जो राजधानी रहती है यानी कुषाणों की राजधानी कौन सी रहती है, तो ये पुरुषपुर रहती है, या पुरुषपुर को पेशावर कहते हैं। पेशावर आप जानते हो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और जो दूसरी कैपिटल रहती है कुषाणों की, तो वो रहती है कौन सी, आपकी मथुरा रहती है। ठीक है, दूसरी सेकंड कैपिटल इनकी कौन सी रहती है दोस्तों, मथुरा रहती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 78 BC पर शक संवत यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष वसुमित्र महायान शाखा के अनुयायी थे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके पहले हमने दोस्तों देखा था विक्रम संवत। विक्रम किसने चलवाया था, इसके पहले अभी मैंने गुप्त वंश नहीं पढ़ाया है, तो आप विक्रम संवत के बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि विक्रम संवत जो है आपका 58 BC में चालू होता है। ठीक है, और शक संवत आपका 78 AD में चालू होता है। ठीक है, और 78 BC में ये चालू होता है। ठीक, तो अब आप एक चीज़ समझिए, जो विक्रम संवत था उसकी जो है स्थापना कह सकते हो, विक्रम संवत जिसने चलाया था उनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, तो अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत चलाया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कनिष्क है, कनिष्क ने जो है कुषाण वंश, कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है और उसने जो है शक संवत चलाया। तो 78 BC पर इन्होंने शक संवत चलाया, और 78 BC में जब इन्होंने शक संवत चलाया तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये जो शक संवत है इसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी यूज किया जाता है। यानी हमारा जो है शक संवत जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी यूज किया जाता है। और अगली बात अगर इसके बारे में बात करें कि जो शक संवत था इन्होंने चालू किया था आपका कनिष्क ने। और चौथी बौद्ध संगीति, आप जानते हो जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, चारों अलग अलग जगह पे हुई हैं, चारों के शासनकाल अलग अलग राजाओं के शासनकाल में हुई है और उनके जो है अलग अलग स्थानों पर हुई हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वो कनिष्क के शासनकाल में होती है। और कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था, और कनिष्क के समय जो बौद्ध गुरु थे तो वो थे वसुमित्र। ठीक, वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो किसने बौद्ध संगीत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो वसुमित्र ने करी थी। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कनिष्क से रिलेटेड है, कुषाण वंश से संबंधित, इसलिए इसको यहाँ पर बता दिया हूँ। इसके पहले मैंने जैन धर्म में इसको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो कनिष्क थे दोस्तों, कनिष्क किस शाखा के अनुयायी थे, आप जानते हो जैन धर्म में 2 तरह की शाखाएं मिलती हैं।
एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। ठीक, हीनयान शाखा जो थी वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहती है, और जो महायान शाखा रहती है वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहती है। तो ये महायान शाखा के अनुयायी रहते हैं। तो कनिष्क किस संस्था के अनुयायी रहते हैं? तो महायान शाखा के अनुयायी रहते हैं। किस शाखा के? महायान शाखा के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चीनी जनरल पेन चौवा ने इसको कनिष्क को हराया था। तो किसने हराया था? कनिष्क को किसने हराया था? तो पेन चौवा ने। ठीक है, पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। चीनी शासक था, ये याद रखिएगा। उसने चौवा ने पौवा पी के इसको हरा दिया था। ठीक, तो चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। सर्वाधिक सोने सिक्के गुप्त काल से उत्कृष्ट होते हैं। उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के मिलते हैं। आप इस चीज़ को देखेंगे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। आप देखिए नॉर्थ में और उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी उत्तर पश्चिमी भारत वाला आपका ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, यानी गुजरात वाला, राजस्थान वाला, पंजाब वाला, हरियाणा वाला, ये वाला जो भाग होगा आपका उत्तर पश्चिमी भारत में चालू होगा। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर सोने के सिक्के किसने ज़्यादा चलाए थे, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुषाणों ने जो है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। यानी गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा किसी ने अगर इशू किया था तो वो कुषाणों ने चालू किया था। ठीक है, कुषाणों ने इशू किया था। अब बात अगर हम करें कि इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि जो इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, इन्होंने आपका नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड आपका नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में इन्होंने जो है दोस्तों कौन से सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी आपके कॉपर कॉइन्स चलाए थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। इसके बाद कनिष्क का राजवैद्य था चरक। चरक संहिता आयुर्वेद का लिखा हुआ है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, महाविभाग सूत्र, वसुमित्र बौद्ध धर्म विश्वकोश। इस चीज को आप समझिए जरा। कनिष्क का जो राजवैद्य था चरक, चरक को आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो आयुर्वेद की चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया और उसमें आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया, और जो कि बहुत ज़्यादा उस समय का फेमस माना जाता है। ठीक, इसके बाद देखें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। अब एक चीज़ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो ये चरक संहिता को ही कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद महाविभाग सूत्र किसने लिखा था? तो वसुमित्र ने लिखा था। बौद्ध धर्म विश्वकोश, अच्छा देखो, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश मैंने बताया आपको चरक संहिता को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको बोला जाता है? तो वो आपका वसुमित्र द्वारा रचित महाविभाग सूत्र को, वसुमित्र द्वारा रचित महाविभाग जो दिया गया था, महाविभाग सूत्र उनकी किताब है, रचना है, उसी को जो है बौद्ध धर्म का हम लोग विश्वकोश के नाम से जानते हैं। ठीक, बुद्ध चरित किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। ये कनिष्क के राजकवि थे। पार्श्व नागार्जुन महाचेत संरक्षक कनिष्क के दरबार में थे। अब आप समझिए बुद्ध रचित की किसने रचना करी थी? बुद्ध रचित की रचना दोस्तों अश्वघोष ने करी थी। और इनके दरबार में और कौन कौन रहता था? यानी ये कनिष्क के दरबार की मैं बात कर रहा हूँ। ये कनिष्क के समय में जो है अश्वघोष जो रहता है ये कनिष्क का राजकवि रहता है, और इन्होंने जो है बुद्ध चरित की रचना करी थी। और इनके दरबार में और भी पार्श्व नागार्जुन महाचेत संरक्षक, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। पुस्तक इन्होंने लिखी थी माध्यमिक सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत। अच्छा, इसी भारत का दोस्तों आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसे हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या माध्यमिक सूत्र जो नागार्जुन द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। इनकी किताब याद रखिएगा। नागार्जुन की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो आपका माध्यमिक सूत्र नाम है। ठीक, कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 BC में। अंतिम शासक रहता है इसका वासुदेव। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 102 BC में। अंतिम शासक कौन रहता है? तो वासुदेव। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर पुराने लेक्चर्स मेरे आपने देखे होंगे तो मैंने बताया था आपको कर्ण की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो वासुदेव ने करी थी। ये वो वासुदेव नहीं है, ये आपके कुषाण वंश के
से संबंधित वासुदेव हैं। और अच्छा एक चीज़ और समझिए, जो कर्ण वंश की स्थापना करी थी वासुदेव ने, तो कर्ण वंश के पहले किसका शासन था? कर्ण वंश के पहले किसका शासन था? तो शुंग वंश का था। शुंग वंश के पहले किसका था? तो नंद वंश का था। नंद वंश का अंतिम जो मौर्य वंश था। मौर्य वंश का जो अंतिम रूलर कौन रहता है? मौर्य वंश का अंतिम रूलर रहता है बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करता है। कब करता है? तो 185 बीसी में है। 185 बीसी में कर देता है। तो 185 बीसी में हत्या इसकी कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है फिर इसके बाद वो शुंग वंश बना लेता है। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहता है देवभूति। देवभूति की हत्या कर देता है कौन? वासुदेव। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करी थी। और कर्ण वंश के जो अंतिम शासक रहेंगे वो रहेंगे सुशर्मा। ठीक, सुशर्मा की फिर हत्या हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद अगला वंश आ जाता है। ठीक, इसके बाद सातवाहन वंश आ जाता है। ठीक, तो उसकी जो स्थापना सिमुक करते हैं सातवाहन वंश में। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक करते हैं। सिमुक ने जो है कर्ण वंश के जो अंतिम आपके वो रहते हैं, रूलर रहते हैं, जिनका नाम मैंने बताया आपको, सुशर्मा की हत्या कर देते हैं सिमुक, और फिर सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, ये थोड़ा याद रखिएगा, यानी ये वासुदेव उससे संबंधित नहीं है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। चीनियों से ये उपाधि मिली थी, यानी टाइटल जो है इनको देवपुत्र की टाइटल किसने दिया था? तो चीनियों ने दिया था। किसको दिया था? तो वो आपके ये कुषाण वंश के शासकों को देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है। गांधार मथुरा कला का विकास कनिष्क में के शासनकाल में हुआ। तक्षशिला गांधार कला का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण मूर्तियां अधिक मात्रा में मिली हुई हैं। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो कनिष्क के समय में सबसे ज़्यादा गांधार कला और दूसरी आपकी मथुरा कला का विकास होता है। ठीक है, मथुरा कला गांधार कला का सर्वाधिक विकास, सबसे ज़्यादा जो विकास होता है कनिष्क के समय में होता है। और कनिष्क के समय में आप ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि जो मथुरा कला और गांधार कला का तो विकास होता ही होता है कनिष्क के समय में, और तक्षशिला गांधार कला के लिए उस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गांधार के लिए, गांधारा आर्ट के लिए फेमस था। ठीक, मथुरा संग्रहालय में आप देखोगे कुषाण मूर्तियां अधिक मात्रा में मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कुषाण वंश से संबंधित मूर्तियां मिली हुई हैं तो वो आपके मथुरा संग्रहालय में संरक्षित हैं। ठीक है, मथुरा संग्रहालय में उपस्थित हैं या अवेलेबल हैं। ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं आरंभ कनिष्क ने किया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? चीन ने किया था या चीनियों ने किया था। ठीक, और रेशम का जो मार्ग पर नियंत्रण करते थे, रेशम के मार्ग का नियंत्रण और आरंभ जो करते थे, आरंभ किया था वो कनिष्क ने किया था। यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण और आरंभ का कार्य जो किसी ने किया था तो वो थे दोस्तों कनिष्क। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। मथुरा साटक नामक विशेष वस्त्र निर्माण केंद्र था। तो ये एक फैक्ट है कि मथुरा जो है साटक नामक वस्त्र केंद्र का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, वस्त्र निर्माण केंद्र था एक तरह से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का विकास कुषाण वंश में हुआ है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का विकास कहाँ से मिलता है? खड़ी प्रतिमा का विकास, बुद्ध की कई तरह की आप देखते हो कि प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप उसमें देखते हो एक भूमि स्पर्श मुद्रा देखते हो, खड़ी प्रतिमा देखते हो, है ना, बैठने वाली मुद्रा देखते हो। तो खड़ी प्रतिमा का जो विकास हुआ था, खड़ी प्रतिमा जब बनी थी उस समय किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का शासनकाल, यह कह सकते हो कि कुषाण वंश का शासन का समय था। ठीक, वास्तुकला का सर्वाधिक विकास, तो सबसे ज़्यादा वास्तुकला का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो कनिष्क के शासनकाल में वास्तुकला का सर्वाधिक विकास होता है। तो कुषाण वंश से संबंधित ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट थे। चलिए एक बार फिर से आप देख लेते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि कुषाण जो है पहलों के बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक इनका कनिष्क होता है। कुषाण वंश की स्थापना दोस्तों कुजुल कटफिसेस ने करी थी, और कनिष्क ने जो है गांधार कला और मथुरा कला का सर्वाधिक विकास किया। और मथुरा कला और सर्वाधिक कह सकते हो कि
जो मथुरा ये गांधार कला का प्रमुख केंद्र था तो वो दोस्तों तक्षशिला था। ठीक, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे थे, कुषाण राजा को देवपुत्र भी कहा जाता था। आपके ये बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। कनिष्क राजवैद्य कौन था दोस्तों, चरक था। चीनी जनरल पेन ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में इन्होंने ताम्रिक सिक्के जारी किए थे और सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। संस्थापक मैंने बता ही दिया। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि शक संवत जो है, शक संवत कब चालू हुआ था, तो 78 BC में चालू हुआ था। तो शक संवत किसने चलाया था दोस्तों, शक संवत आपका कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, और रेशम मार्ग को नियंत्रण एवं आरंभ का जो कार्य था वो कनिष्क ने चालू किया था। मथुरा साटक निर्माण का एक विशेष केंद्र हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का विकास आपका कुषाण वंश में होता है। वास्तुकला का सर्वाधिक मोस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है वास्तुकला का, तो वो आपका कुषाण वंश में मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती